हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं जेजे एक्ट 2015 के चैप्टर नंबर 2 की, जहां पर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है, उनको बताया गया है। यहाँ पर केवल एक ही सेक्शन है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, जहां पर जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल्स का यहाँ पर क्या उद्देश्य है यहाँ पर देने का, तो ये कहना चाहता है कि यह हर एक कन्वेंशन, मतलब जो भी हमने कन्वेंशंस किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ट्रीटीज किए हैं, या हमने कोई लॉ को अडॉप्ट किया है, कहीं से भी कोई भी प्रिंसिपल लिया है, तो वहाँ से हमने क्या किया है, इन प्रिंसिपल्स को लिया है जो बच्चों के इंटरेस्ट में, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, उनको सेफ्टी के लिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लिए हैं, जिससे कि उन बच्चों की सेफ्टी की जा सके, उनकी केयर की जा सके और उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन प्रिंसिपल्स को हमने अडॉप्ट किया है, इस एक्ट के अंदर डाल दिया गया है जेजे एक्ट 2015 में। अब इन प्रिंसिपल्स का काम क्या है, ये क्या करेंगे, इस एक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस बता रखे हैं, तो उनको उन प्रोविजंस के ऊपर लागू होंगे। अगर मान लो कि कोई भी, अगर आप प्रोविजन को फॉलो कर रहे हो, उस प्रोविजन को फॉलो करते हुए डिसीजन देना चाहते हो, अब ये डिसीजन कौन देगा, जो इस जेजे एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज बताई गई हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो जेजे बोर्ड हो, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसे कहते हैं अपन, या वो सीडब्ल्यूसी हो जैसे अपन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी कहते हैं, या कोई एनी बड़ी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, तो अगर वो कोई भी डिसीजन लेगा तो इस एक्ट के प्रोविजंस के आधार पर लेगा। जब इस एक्ट के प्रोविजंस के आधार पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, तब वहां पर किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, जो इस सेक्शन 3 के अंदर बताए गए प्रिंसिपल्स हैं। मतलब जो चैप्टर 2 के अंदर जो प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, और उसके अंदर जो सेक्शन 3 है, केवल एक ही सेक्शन है चैप्टर 2 के अंदर, सेक्शन 3, उसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, ये टोटल जनरल प्रिंसिपल्स कितने हैं, इनको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कितने प्रिंसिपल्स हैं अपने पास, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स के आधार पर ही किसी भी अथॉरिटी के द्वारा क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, ऑर्डर लिया जाएगा, किसके रेफरेंस में, उन बच्चों के भविष्य के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उन बच्चों की केयर के लिए। ठीक है ना, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किए जाएंगे, चाहे वो बच्चा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंतर्गत इस कैटेगरी के अंदर आता हो, चाहे वो केयर और प्रोटेक्शन उसको नीड हो किसी बच्चे को, तो उस बच्चे को अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन होम में या ऑफ सेफ्टी पर, या रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसका पुनर्वास किया जाता है, कहीं पर भेज दिया जाता है, या मेन स्ट्रीम जो है सोसाइटी की, उसके अंदर उसको वापस से डाला जाता है, रीइंटीग्रेट किया जाता है उस बच्चे को, तो उस टाइम पर भी किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, इन जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी इन जनरल प्रिंसिपल्स का कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको प्रीएम्बल के बारे में बताया था, प्रीएम्बल एक पर्पस शो करती है, ऐसे ही जनरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है वो लागू किए जाएंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक प्रिंसिपल्स को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये। अब हम पहला प्रिंसिपल देखते हैं, इस सेक्शन 3 का पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब यहाँ पर इनोसेंस की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस में, जो सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन का हिंदी में अर्थ होता है अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाएगी कौन, अनुमान लगाएगी अथॉरिटी, जो इस सेक्शन 3 में बताई है, इस जेजे एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज बताई है ना, वो अनुमान लगाएंगी। तो कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो बोर्ड हो सकती है, कोई अदर एजेंसी भी हो सकती है। तो वो क्या करेंगी, जब भी कोई इस एक्ट के प्रिंसिपल्स को, जो इसके जो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगी, तब इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगी। तो वो क्या अनुमान लगाएंगी कि मान लो उनके पास कोई भी केस आ गया किसी बच्चे को लेकर के कि ये बच्चा अपराधी है, कोई थर्ड पार्टी उसे ले आई उनके सामने, तो वो क्या मानेंगी कि वो बच्चा क्या है, निर्दोष है, इस बात को मानेंगी। अब इस बात को कैसे मान सकती है वो, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है। अब प्रिंसिपल में जो प्रिजम्पशन वर्ड है उसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है शैल प्रिज्यूम और एक होता है मे प्रिज्यूम। आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा, सेक्शन 4 में बताइए बात क्या बता रखा है कि शैल प्रिज्यूम का मतलब तो होता है कि जो एक्ट में बता रखा है वो कंपलसरी मानी ही जाएगी। जैसा कि यहाँ पे इनोसेंट बता रखा है,
तो क्या माना जाएगा, इनोसेंट ही माना जाएगा। अथॉरिटी अपने सामने मानेगी उसे जब तक कि वो गिल्टी प्रूफ ना हो जाए बच्चा, ठीक है। और मे प्रिज्यूम और होता है एक, तो मे प्रिज्यूम का मतलब होता है डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो मानेगी निर्दोष और चाहे नहीं मानेगी, मतलब वो अपने विवेक को लगाएगी, एविडेंसेस को देख के बता सकती है कि भाई ये निर्दोष है या अपराधी। वो तो खुद के ऊपर डिस्क्रिशन हो गई। लेकिन शेल का मतलब क्या हो गया, जो एक्ट कहेगा वही मानेगी। तो एक्ट ने कह दिया शेल, तो कंपलसरी जो एक्ट ने कह रखा है इनोसेंट है, तो फिर वहां पर क्या माना जाएगा, उसे इनोसेंट ही मानेगी अथॉरिटी अपनी तरफ से। तो ठीक है, तो अब इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, क्या कहता है, एनी चाइल्ड शेल बी प्रिज्यूम्ड टू बी एन इनोसेंट ऑफ एनी मेलाफाइड और क्रिमिनल इंटेंट अप टू बी एज ऑफ 18 ईयर्स। क्या मतलब है, देखो यहाँ पे शेल लिख रखा है, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया, शेल का मतलब मैंने बताया था आपको कि कंपलसरी है। इस कंपलसरी का मतलब क्या हुआ कि वो इनोसेंट ही माना जाएगा अथॉरिटी के सामने। तो ये कह दिया यहाँ पर कि कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे का है, और तो वो क्या माना जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, क्रिमिनल इंटेंशन और मेलाफाइड इंटेंशन से निर्दोष माना जाएगा, कि उस बच्चे ने कोई भी अपराध नहीं किया है। कौन मानेगी इस बात को, अथॉरिटी मानेगी। लेकिन मान लो अब जो थर्ड पार्टी है उसने साबित कर दिया कि बच्चे ने अपराध किया है कुछ एविडेंसेस लाके, तो फिर क्या मानेगी अथॉरिटी, क्या तब भी निर्दोष मानेगी, तब क्यों मानेगी, नहीं मानेगी, बिल्कुल निर्दोष नहीं मानेगी, फिर उसे क्या कर देगी, अपराधी घोषित कर देगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करते समय इस प्रिंसिपल का फॉलो किसके द्वारा किया जाएगा, अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। अब सबसे पहली बात, ये प्रिंसिपल लिया कहां से गया है, इसे अडॉप्ट कहां से किया हमने, ये प्रिंसिपल हमने विजिंग रूल से अडॉप्ट किया है। अब विजिंग रूल है क्या, मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया है, इससे पहले भी लेक्चर्स में बताया है, प्रीएम्बल में भी बताया है आपको कि विजिंग रूल क्या है, एक कन्वेंशन है, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985, है ना। तो ये कन्वेंशन है जिसका पॉपुलर नाम क्या था, बिजिंग रूल, और इस प्रिंसिपल को हमने अडॉप्ट कहां से किया है, बिजिंग रूल से ही अडॉप्ट किया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस प्रिंसिपल के जैसा ही एक और प्रिंसिपल है जो आईपीसी में बता रखा है, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए बता रखा है, जिसका नाम है जिसको लीगल टर्म में क्या कहते हैं, डॉली इन कैपेक्स कहते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा इनकेपेबल है कुछ करने में, यही मतलब है ना उसका, कि उसके पास स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सके, मैच्योर नहीं है वो अपने आप में ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो उसको, उस प्रिंसिपल को वहां पर यूज किया जाता है आईपीसी में, जैसा कि सेक्शन 82 में बता रखा है वहां पर आईपीसी में। तो उसी की तरह यह भी एक प्रिंसिपल है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट। तो वहां पर क्या माना जाता है, डॉलिन कैपेक्स की वजह से वहां पर उस बच्चे को, अगर वो कोई अपराध कर दे, 7 साल तक का कोई बच्चा अपराध कर दे, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे डॉलिन कैपेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है, कि उस वो इनोसेंस है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको इंटेंशन नहीं है कुछ करने की। ठीक है, तो वहां पर उस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। तो उसकी तरह ही सेम यहाँ पर प्रिंसिपल बताया हुआ है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में। तो वहां पर भी एक्सेप्शन में डाल रखा है, तो वो वहां पर बच्चा इनोसेंट माना जाता है, और इसको भी अथॉरिटी क्या मानेगी, इनोसेंट ही मानेगी। मतलब वहां पर बता रखा है। और फिर अगर 7 साल से 12 साल का कोई बच्चा आईपीसी के अंदर अपराध करता है, तो उसके लिए भी अलग से एक बता रखा है कि वहां पर बताया जाए, मतलब अगर साबित कर दे थर्ड पार्टी कि उसने अपराध किया है और मेलाफाइड इंटेंशन से किया है, तब तो क्या माने जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा बच्चे को। और अगर उसने नहीं किया है, मतलब उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, तो वहां पर प्रिंसिपल कौन सा लग जाएगा, डॉली इन कैपेक्स का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो अथॉरिटी तो ये मानेगी भाई उसने कोई भी मतलब वहां पर जो जज है या अथॉरिटी है जो भी, वो क्या माने जाएगा, उसके द्वारा, उसके तरफ से तो ये माना जाएगा उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि भाई ये बच्चा, इसने कोई भी अपराध नहीं किया है, उसकी तरफ से तो वो इनोसेंट रहेगा। लेकिन अगर जो थर्ड पार्टी है वो इस चीज को प्रूफ कर देती है, किस बात को, कि उसके द्वारा अपराध किया गया है और वो भी मेलाफाइड इंटेंशन से ही किया है उसने, तो उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वहां पर उस बच्चे को घोषित किया जा सकता है, क्या, अपराधी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल था सेक्शन 3 का। क्या प्रिंसिपल है, पूरा इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्या है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है? प्रिंसिपल नंबर 2 यह बताता है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी और वर्थ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, डिग्निटी का अर्थ होता है गरिमा और वर्थ का मतलब होता है योग्यता। तो इंसान की जो योग्यता है उसकी क्या करनी चाहिए? हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो कौन हो, कोई अमीर आदमी हो। ठीक है ना? और ऐसे ही डिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी का क्या मतलब हुआ? डिग्निटी से मतलब है गरिमा से, कि इंसान की जो डिग्निटी है उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उसकी इंसल्ट करके चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यह हमारा फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है। फंडामेंटल राइट है तो कहाँ पे मिलना चाहिए हमें? ये आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है इसके बारे में। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर इसे बताया गया है। काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी इसके बारे में बताया गया है कि भाई हर व्यक्ति को अधिकार है रेस्पेक्टफुल जिंदगी जीने का, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? राइट टू डिग्निटी कह सकते हैं ना। तो ऐसे ही अब जब मैंने आपको बताया कि भाई ये ह्यूमन राइट भी है, तो ये ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन जो बताई गई है उसके अंदर भी बताया गया होगा शायद कहीं पे। तो कहाँ बता रखा है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 1 में ही बताया गया है इसके बारे में। वहां पे भी बताया है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी और वर्थ के बारे में क्या बता रखा है? वहां पे बता रखा है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सब की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनको इक्वल ही डिग्निटी जो है उसकी उनकी उसको उसी तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार का, सबकी इज्जत रखी जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स को, उनके राइट्स को कोई वायलेट ना करे किसी भी प्रकार से, उनकी डिग्निटी को कोई वायलेट ना करे और उनको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है? तो उनका भी तो ह्यूमन राइट बनता है ना, जैसे आपका है उनका भी है। अब आप सोचोगे भाई इसका यहाँ पर क्या लेना देना है? देखिए, इस प्रिंसिपल में बताया गया है, आप इसे पढ़ोगे क्या क्या लिख रहा है इसमें, एक बार पहले ही इसे देखते हैं। कह रहा है ऑल ह्यूमन बीइंग शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। अब यहाँ पर क्या बता रखा है इसने? इसने केवल बच्चे की बात नहीं कही है, तो ये जेजे एक्ट, तो जेजे एक्ट में किसकी बात करनी चाहिए? वैसे तो बच्चों की बात करनी चाहिए। तो ये केवल बच्चों की डिग्निटी और उनकी वर्थ की बात नहीं करता, उनको ही प्रोटेक्ट और उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। ये कह रहा है हर एक व्यक्ति को, हर एक जो भी मानव है, जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, उसी को क्या मिलना चाहिए? उसको ट्रीट करना चाहिए, उसके जो इक्वल डिग्निटी है उसके राइट्स का, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है? उनकी योग्यता की, उनकी गरिमा की। ठीक है? तो अब यहाँ पर वाइड सेंस में बताया है, केवल बच्चे को ही नहीं लिया इन्होंने, इन्होंने सबको ले लिया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर क्यों ना हो, ठीक है, या वो CWC के मेंबर क्यों ना हो, या वो जो बच्चा है बच्चे के पेरेंट्स हों, लीगल गार्जियन हो चाहे नेचुरल गार्जियन हो, या कोई NGO के मेंबर्स हों, तो हर किसी की क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनको उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो वर्थ है, उनकी क्या करनी चाहिए? हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको कोई भी वायलेट ना कर सके उनके राइट्स को और उनकी डिग्निटी को, है ना? तो उनको इक्वली ट्रीट भी करा जाए। ठीक है? अब ये यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अथॉरिटी इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करेगी, उसको लागू करेगी, तो उस टाइम पे क्या ध्यान रखेगी वो अथॉरिटी? वो अथॉरिटी ध्यान रखेगी कि भाई इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचाया जाए, किसी के राइट को वॉलेट ना किया जाए। ठीक है ना? तो जब एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वो इस्तेमाल करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तब इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसे ही इसी प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट किए जाएंगे एक्ट के प्रोविजंस। अब ये अथॉरिटी कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया है, ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी हो सकता है, ये कोई अदर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है? तो आपको ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये कहाँ से हमने किस एक्टों को, किन कानूनों को इंस्पिरेशन मान करके हमने ये प्रिंसिपल को इस एक्ट के अंदर जोड़ा है। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रखा है आर्टिकल 21 में,
सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी केस लॉज के अंदर भी कहा है कि भाई हर व्यक्ति को अपनी गरिमा के अंदर जीने का अधिकार है, गरिमा के साथ, क्योंकि हर किसी की डिग्निटी है, हर किसी के राइट है। तो आप किसको वायलेट कर सकते हो? तो उसका फंडामेंटल राइट भी और ह्यूमन राइट भी है। ह्यूमन राइट होने से कहाँ पर बता रखा है? ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का जो एक्ट है उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल 1 में बताया है UDHR के अंदर। तो ये था अपना प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। अब हम थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के राइट्स, जिस व्यक्ति के इंटरेस्ट जो है उसको अगर किसी डिसीजन से, किसी प्रोसेस से, किसी कार्रवाई से अफेक्ट हो रहा है तो उसमें वो इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें वह व्यक्ति जिसके राइट्स अफेक्ट होंगे ना, तो वो क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट कैसे करेगा? या तो वो अपनी बात रखेगा वहां पर, उसकी बातों को सुना जाएगा। तो ये जो अपनी बात रखेगा ना, जैसे अपन कह सकते हैं राइट टू बी हर्ड, कि उसे सुना जाएगा। या वो अपनी पार्टिसिपेशन करेगा कहाँ पर? उसके अंदर, उस डिसीजन के अंदर जो उसे अफेक्ट कर रहा है, उसको सुनने का भी तो अधिकार है ना उसे। तो इन अपनी बातों को, अपना पक्ष रखने के लिए वो क्या कर सकता है? उस प्रोसेस के अंदर, उस कार्यवाही के अंदर जा सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब बात आती है यहाँ पर, यह एक्ट, यह जो प्रिंसिपल है, अब यहाँ पर JJ एक्ट के अंदर 2015 में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये बच्चों से रिलेटेड बात कर रहा है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड and to participate in all processes and decisions affecting his interest। देखिए मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये कह रहा है कि यहाँ पर JJ एक्ट में चाइल्ड की तो बात करेगा ना, तो यहाँ पर अफेक्ट किसके राइट होंगे? किसी डिसीजन से या किसी प्रोसेस से, तो वो बच्चे के राइट्स होंगे, है ना। तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होगा। तो फिर यहाँ पे क्या कहा है? इसलिए इन्होंने कह दिया, देखो शैल और लिखा है यहाँ पर, तो इसने कहा है कि प्रत्येक बच्चा क्या करेगा? उसको राइट है हर्ड का, राइट टू बी हर्ड का उसे राइट है, दिया जाएगा। मतलब उसे अपनी बात कहने का अधिकार है पूरी तरीके से। तो वो अपनी बातों को कहाँ रख सकता है? उस डिसीजन के दौरान रख सकता है जो कि अथॉरिटीज के द्वारा दिए जा रहे हों, या किसी प्रोसेस जो उसके ऊपर चलाया जा रहा हो, कोई कार्यवाही उसके ऊपर चलाई जा रही हो, तो उसमें वो राइट टू बी हर्ड का तो अधिकार है ही है उसको। और वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है अगर कि उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है किसी भी प्रकार से। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है? एंड चाइल्ड्स व्यूज शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन विद ड्यू रिगार्ड्स टू द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है? इसने यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर बच्चे की मैच्योरिटी और उसकी एज को ध्यान में रखते हुए उसके जो चाइल्ड के, जो उस बच्चे के व्यूज हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। शैल लिख रहा है यहाँ पर भी, देखिए। तो शैल का मतलब क्या हुआ? कि बाध्य है, अथॉरिटी के ऊपर बाध्य है कि वो तो इस बात को मानेगा ही मानेगा। किस बात को मानेगा? कि उसकी एज को, उसकी मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो चाइल्ड ने अपने व्यूज रखे हैं उनको भी मानेगा। और जो चाइल्ड के अगर राइट्स, जो इंटरेस्ट हैं, उनको अगर अफेक्ट हो रहा है तो वहां पर बच्चा क्या करेगा? पार्टिसिपेट भी करेगा और उसको अधिकार होगा कि वो राइट टू बी हर्ड का उसे अधिकार मिलेगा। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब बात आती है कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का ओरिजिन हुआ है, हमने एक कन्वेंशन पढ़ी थी UNCRC, जिसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। यहां से इस प्रिंसिपल का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या बता रखा है? जैसे कि यहां पर इंटरेस्ट जो कि अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट कर रहा है। अब ये इंटरेस्ट क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा हो, तो बच्चा किसके पास जाएगा? है ना, उन पेरेंट्स के क्या एक बच्चा भी है, तो बच्चा किसके पास रहेगा? तो इससे क्या होगा? अगर बच्चे को हम खुद ही ये कह दें कि भाई ये रखेगा ये रखेगा, तो इससे क्या होगा? इससे तो उसके राइट्स अफेक्ट हो जाएंगे ना, कि उसका इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होगा ऐसे डिसीजन से। तो इसलिए वहां पर बच्चे के व्यूज भी पूछे जाएंगे कि वो कहाँ पे जाना चाहता है, किसके पास, किस पेरेंट्स के पास जाना चाहता है। वो माँ के पास जाना चाहता है या वो अपने पिताजी के पास जाना चाहता है ना। तो इस हिसाब से उसको भी सुना जाएगा, क्यों सुनना चाहिए ना। उस बच्चे के व्यूज भी पूछे जाएंगे।
हाँ, उसकी मैच्योरिटी अगर नहीं है तब तो आप डिसीजन दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसकी जो मैच्योरिटी है उसकी एज के हिसाब से उसके व्यूज तो फिर भी सुने ही जाएंगे, उसके आधार पर ही हम क्या देंगे, डिसीजन देंगे, हमें सही लगेगा तो। ये था अपना क्या था, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब ये केवल डाइवोर्स से रिलेटेड नहीं, ये सेपरेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, या कोई अदर अदर जो डिसीजन जो उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करेंगे वो उन सब में उस सेंसों में ये लिया जाएगा। मतलब ये वाइड सेंस में कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन को। तो जहां पर भी बच्चे के हितों से हित जो हैं उनको अफेक्ट किया जाएगा, या कोई भी अफेक्ट करते हुए ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे या कोई भी कार्यवाही की जाएगी, तो वहां पर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको अधिकार होगा राइट टू बी हर्ड का। ठीक है, और उसके व्यूज भी वहां पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब हम प्रिंसिपल नंबर 4 की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए, अब ये जो बेस्ट इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, ये इसे अपन बेहतर हित का सिद्धांत भी कह सकते हैं हिंदी में। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये एक्ट कौन सा है, जेजे एक्ट में है। जेजे एक्ट के अंदर है तो चाइल्ड से रिलेटेड बात करेगा। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि जब यहाँ पर ये बेस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते समय इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाएगा। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी। और ध्यान कौन रखेगा? अथॉरिटीज रखेंगी। अथॉरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जब बेस्ट इंटरेस्ट की बात की है तो वेलफेयर और डेवलपमेंट की भी बात की है, कि मान लो कि कोई भी केस अगर बच्चे से रिलेटेड आ गया तो वहां पर सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? वहां पर बच्चे के हित को देखा जाएगा, उसकी वेलफेयर को देखा जाएगा, उसके डेवलपमेंट को देखा जाएगा, कि कहीं हमारे ऐसे डिसीजन देने से उसका डेवलपमेंट रुक तो नहीं जाएगा, क्या उसका वेलफेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उस डिसीजन से, जो हम इस तरीके का अगर डिसीजन देते हैं उसके रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे ही बेस्ट इंटरेस्ट कहा है इस सिद्धांत के अंदर। ठीक है ना? तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है। ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द चाइल्ड शैल बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी कंसिडरेशन दैट दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप फुल पोटेंशियल। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेम वही बात लिख रखी है यहाँ पे। कह रहा है कि अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो सबसे पहले कंसीडर क्या किया जाएगा, प्राथमिक विचार क्या होगा हमारे दिमाग में, कि भाई चाइल्ड का वेलफेयर, चाइल्ड का डेवलपमेंट, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हमारे ऐसे डिसीजन लेने से क्या चाइल्ड का वेलफेयर कहीं रुक तो नहीं रहा, कहीं हम उसके डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है उनको इंप्लीमेंट करते समय। तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, क्या उसके जो पोटेंशियल है उसको डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है हमारे इस डिसीजन से। तो यहाँ पर इस तरह की बात की गई है। तो वहां पर क्या, यहाँ पर बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट, जिससे बेहतर उनका हित हो सके, उस प्रकार के डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो उसका अडॉप्शन करना है बच्चे का, है ना, इस एक्ट के तहत अडॉप्शन होगा तो इस एक्ट के प्रोविजंस भी लागू होंगे। तो इस एक्ट के जब प्रोविजंस लागू होंगे तब क्या ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे वो। ठीक है, तो बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा, जो उनका हित होगा, जिसमें उनका डेवलपमेंट होगा, उनके पोटेंशियल का डेवलपमेंट होगा उन बच्चों का। तो उस बात को ध्यान में रखते ही इस बात को ध्यान में रखते हुए ही क्या लिए जाएंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे। किसके द्वारा? अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है, और अथॉरिटीज के बारे में मैंने बता ही रखा है कि अथॉरिटीज कौन कौन सी डिसीजन ले सकती हैं इस प्रकार के। तो ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। अच्छा, इस प्रिंसिपल को लिया कहाँ से गया है? यह भी जो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन था उसी की तरह से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन UNCRC, जिसका पूरा नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। वह उस कन्वेंशन के आर्टिकल 3 से इस प्रिंसिपल को हमने अडॉप्ट लिया है, इसे एक्सेप्ट किया है वहां से। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर डाल दिया है। अच्छा, इसके ऊपर एक केस भी है, जैसे कि एक केस था वीना कपूर वर्सेस वरिंदर कुमार कपूर का। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब यहां पर क्या हुआ कि बच्चे की
क्या की जानी थी, उस बच्चे माइनर चिल्ड्रन की क्या करनी थी, कस्टडी की जानी थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया जाना था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी गई ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो माइनर के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कस्टडी दी गई, ना कि किसी के लीगल राइट को। वहां पर किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो लीगल राइट्स हैं उनको भी ध्यान में नहीं ध्यान रखा गया। सबसे पहले किसको ध्यान में रखा गया कि बच्चे का वेलफेयर कैसे हो, उसके डेवलपमेंट पे कोई असर ना पड़े, उसको ही सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। तो यहां पर भी इस प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखा सुप्रीम कोर्ट ने। ये केस कब का था, वीना कपूर वर्सेस वरिंदर कुमार कपूर, 1981 का ये केस था जिसमें इस बात को कहा गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, एलिजाबेथ डिनशो का। तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से यही डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी भी तरीके का कोर्ट के सामने कोई भी क्वेश्चन आता है माइनर की कस्टडी को लेकर के, तो वहां पर माइनर चाइल्ड की कस्टडी को लेकर के, तो सबसे पहले वहां पर भी किसी पार्टी के लीगल राइट्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा तो केवल और केवल बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर का। ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ हो माइनर का, उसका वेलफेयर रुक ना जाए किसी भी तरीके से, उसके डेवलपमेंट पर कोई भी प्रभाव ना पड़े उस बच्चे के। ठीक है, इस बात को ध्यान में विशेष तौर पर रखा सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये दोनों केस थे, एक तो था वीना कपूर वाला केस, और दूसरा था एलिजाबेथ डिनशो वर्सेस एम डिनशो का। ठीक है, ये केस जो था एलिजाबेथ वाला, ये था 1987 का केस। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखा और इस प्रिंसिपल को अपनाया, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में कही यहाँ पे बात। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेस्ट इंटरेस्ट का क्या मतलब है। ये आर्टिकल 3 ऑफ यूएनसीआरसी का ये प्रिंसिपल, वहां से इसका ओरिजिन किया गया। ठीक है ना, तो आपको इस प्रिंसिपल के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल नंबर 5, जो क्या बताता है, कौन सा प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि इस प्रिंसिपल के नाम से ही पता चलता है, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी, चाइल्ड के प्रति होगी। ठीक है ना, तो चाइल्ड के प्रति फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये प्रिंसिपल बात करता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये ड्यूटी इंपोज कर रहा है किसके ऊपर, फैमिली के ऊपर। फैमिली का मतलब क्या हुआ, उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर बच्चे के प्रति जो ड्यूटीज हैं उनको इंपोज कर रहा है ये प्रिंसिपल। यही तो है ना, किस बात की ड्यूटी, उस बच्चे के प्रति जो केयर है, उसकी देखभाल है, उसके नर्चर की, मतलब उसके भरण पोषण की, और किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके ऊपर, उसके प्रोटेक्शन की, उसके संरक्षण की। तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पेरेंट्स की होगी। अब वो पेरेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स, या उसके फॉस्टर पेरेंट्स। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो होते हैं जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है, वो पेरेंट्स कौन से हो गए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए। अडॉप्टिव पेरेंट्स कौन से हो गए, अडॉप्टिव पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अडॉप्शन के थ्रू उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए। फॉस्टर पेरेंट्स कौन से होते हैं, वो पेरेंट्स जो उस बच्चे को पालने का कार्य करते हैं, वो फॉस्टर पेरेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन पेरेंट्स का क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे के प्रति इनकी क्या होगी, ड्यूटी होगी, जिसको यहां पर इंपोज किया गया है इस प्रिंसिपल के थ्रू। क्या ड्यूटी होगी उनकी, कि उसकी केयर करें, उसको प्रोटेक्शन दें, उसको एक फैमिली एनवायरनमेंट देने की ड्यूटी किनकी होगी, पेरेंट्स की होगी, जिससे वो बच्चा क्या कर सके, अपना ब्रॉट अप कर सके, उसे ग्रोथ मिल सके। कैसी ग्रोथ मिले उसे, वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, अगर वो फैमिली के अंदर रहेगा तो फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा उसे, तो वो इमोशनल जो जो एलिमेंट्स हैं वो भी उसके अंदर आएंगे, मेंटली भी वो हेल्दी होगा। ठीक है, और ऐसे ही फिजिकली भी हेल्दी होगा। तो इस बात को एक केस के अंदर भी बताया गया है, इस प्रिंसिपल को केस में भी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा केस है वो, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर यह ऑब्जर्व किया है कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनका अधिकार है लव एंड अफेक्शन का, कि उनके पेरेंट्स उनको क्या करें, प्यार करें, उनको अफेक्शन करें, उनको मॉरल सपोर्ट दें, उनको मटेरियल सिक्योरिटी भी दें। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है इस बात को।
लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा है, जो कि केस कौन से ईयर का है, 1948 का केस है। उसके अंदर कहा है कि भाई उस बच्चे को क्या मिलना चाहिए, उसको फैमिली एनवायरनमेंट भी देने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स की हो। इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, क्या कहता है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड नर्चर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड शैल बी दैट ऑफ द बायोलॉजिकल फैमिली और अडॉप्टिव और फॉस्टर पेरेंट्स एज द केस में बी। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि भाई प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, उसको उस बच्चे के प्रति किसकी होगी, उसके पेरेंट्स की तो होगी, चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, चाहे वो अडॉप्टिव पेरेंट्स हो, चाहे वो फॉस्टर पेरेंट्स हो। ठीक है, किस बात की जिम्मेदारी होगी, उसके केयर की, उसको नर्चर की मतलब भरण पोषण की, उसके प्रोटेक्शन या संरक्षण की, उसको हेल्दी एनवायरनमेंट देने की। तो आपको इस प्रिंसिपल के बारे में समझ में आ गया होगा कि इस प्रिंसिपल का नाम क्या रखा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था अपना प्रिंसिपल 5 नंबर का। ठीक है।